पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। कैसे हार जाऊं इन मुश्किलों से, कैसे हार जाऊं इन मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहली कमाई देनी है। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल भारत एकेडमी में सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वेदरा का युद्ध किन लोगों के मध्य हुआ था और कब हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते क्लास। कल की प्रीवियस क्लास में हमने मीर जाफ़र को कंप्लीट किया और आज हमें मीर कासिम को पढ़ना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मीर कासिम 1760 से 1763 तक इसका कार्यकाल रहा और अंग्रेज़ों से समझौता कर ये बंगाल का नवाब बनता है। फिर क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी दी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही लोगों ने ही मीर कासिम को नवाब बनाया, तो ये भी तो तलवा चाटेगा ही। जैसे मीर जाफ़र को, इसलिए तो उसको मीर जाफ़र को क्या बोलते थे दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव का गधा। बट इसने दी, लेकिन इस थोड़ा सा होशियारी वाला काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था ये, कि इसने जो है मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर राजधानी परिवर्तन कर दी। अगर उसने सोचा कि चलो भाई मुर्शिदाबाद में अगर थोड़ा सा जो है अंग्रेज ज़्यादा छेड़खानी करेंगे, परेशान करेंगे, तो हम जो है मुंगेर राजधानी परिवर्तन कर दी उसने। और बंगाल की सेना को जो है जर्मन पद्धति पर प्रशिक्षित किया। मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना भी खोला और मुंगेर की बृहद स्तर पर किलेबंदी की। तो जब इतना ये सब कर रहा था और अंग्रेज़ों को जैसे ही पता चलता है ये कि मीर कासिम ऐसे ऐसे कार्य जो है कंप्लीट कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है, तो पक्का ये आगे चलकर हमसे जो है हमारे या विरुद्ध ही षड्यंत्र रचेगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि बक्सर का युद्ध होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो बक्सर का युद्ध कब होता है दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764। तो वही है, एक बार फिर से देखिएगा कि मीर कासिम के उपरोक्त कार्यों के चलते ब्रिटिश हितों को चोट पहुंची, अतः अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध कार्यवाही की। फिर 1763 में मीर कासिम के स्थान पर पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो जो बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, वो मीर कासिम नहीं, मीर जाफ़र उस टाइम पे बंगाल का नवाब होता है और मीर कासिम जो है बक्सर का युद्ध लड़ता है। तो 1763 में मीर कासिम के स्थान पर पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया तथा अंग्रेजों ने कटवा के युद्ध में, कटवा एक जगह थी वहीं बंगाल में, तो कटवा के युद्ध में मीर कासिम को पराजित किया और परिणाम स्वरूप वो भागकर कहाँ चला गया, अवध चला गया। जब अवध गया तो अवध का उस टाइम पे नवाब कौन था, शुजाउद्दौला। जब अवध हम पढ़ेंगे तो शुजाउद्दौला के बारे में बताएंगे। तो अवध गया, शुजाउद्दौला के पास गया कि भाई अंग्रेज जो है बढ़ रहे हैं, बंगाल से जो है मैं भाग कर आया हूँ, तो मेरी मदद करो या फिर युद्ध करते हैं सब लोग मिलकर। तो फिर होता है बक्सर का युद्ध। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर के युद्ध में दोस्तों क्या होता है कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, ये कौन था, ये मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड। तो ये होते हैं एक तरफ से, और एक तरफ से होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हेक्टर मुनरो। बताते हैं कि बक्सर के युद्ध से ही जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण आया, यानी प्रत्यक्ष युद्ध किया लोगों ने। अभी तक क्या था, षड्यंत्र रचते थे, किसी को आपस में मतभेद या फिर उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ करता था, मैंने जैसे कर्नाटक युद्ध में बताया, तो ये आपस में लड़वाते थे। पर बक्सर के युद्ध में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में उतरे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन रहता है, हेक्टर मुनरो। अब इस युद्ध के परिणाम क्या होते हैं दोस्तों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, मीर कासिम भाग जाता है और दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई, यानी भाग कर दिल्ली गया, उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। अब युद्ध के बाद तो संधि तो होनी ही है कि भाई अगर युद्ध किया आप लोगों ने, अब युद्ध जो पराजित हो गए, तो मीर कासिम ये लोग पराजित हो गए, तो इनको संधि करनी पड़ी। अब संधि करेंगे तो कुछ ना कुछ जो युद्ध जुर्माना हर्ज लगा है वो देना पड़ेगा, युद्ध जुर्माना जो भी होगा। तो इसके आगे देखते हैं, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद की संधि कब होती है। तो दोस्तों प्रश्न आएगा कि इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में। अब इलाहाबाद की संधि दो संधियाँ होती हैं, प्रथम संधि और द्वितीय संधि। तो प्रथम संधि जो हो वो रॉबर्ट क्लाइव, उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के मध्य प्रथम संधि होती है।
इसमें क्या प्रावधान होते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी होगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी कि 26 लाख रुपए आप जो है सालाना पेंशन लो आप, और जो भी टैक्स वगैरह जो भी राजस्व आएगा तो वो हमें आप इसमें से इतना देंगे। ये तो प्रावधान होता ही है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सुजाउद्दौला से इलाहाबाद एवं कड़ा क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दिए। तो सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, उससे जो इलाहाबाद और कड़ा ये दोनों क्षेत्र जो लेकर किसको दे दिए, मुगल सम्राट को दे दिए कि भाई आप लोग संभालो और राजस्व वगैरह इससे वसूली करो जो भी है। इसके बाद द्वितीय संधि होती है, ये रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के मध्य होती है। इसमें क्या होता है कि नवाब पर कंपनी ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, युद्ध जुर्माना लगाया कि भाई अब 50 लाख रुपया दो, और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो है लेकर मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिया। मतलब अवध से लिया और शाह आलम को दिया। फिर अवध में ब्रिटिश सेना की नियुक्ति कर दी कि अवध में ब्रिटिश सेना रहेगी, वो भी किसके खर्चे से, वो अवध के नवाब के खर्चे पे रहेगी, आप लोग खर्च उठाइएगा। फिर इसके बाद दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन लगता है। द्वैध शासन से तात्पर्य ये होता है कि दो शासन, कैसे, एक दीवानी होता है, एक फौजदारी। तो दीवानी यानी राजस्व प्रशासन, तो दीवानी के अधिकार जो है वो किसको मिल गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और फौजदारी के अधिकार यानी पुलिस, सेना, न्याय ये आदि जो प्रशासन होता था वो बंगाल के नवाब पर रहे। ऐसा क्या किया, क्या कारण थे ऐसा करने के लिए, बंगाल में द्वैध शासन लगाने के लिए ब्रिटिश को? तो कारण ये थे बस दोस्तों कि यदि दोनों शासन अगर यदि अंग्रेज सरकार रखते तो क्या होता कि भारतीयों से थोड़ा सा प्रत्यक्ष अगर वो मिलते, अगर उनसे टैक्स वसूलते तो विद्रोह हो सकता था। ऐसा उनने दिमाग लगाया, ऐसा सोचा। इस वजह से जो है राजस्व प्रशासन अपनी ओर रखा और फौजदारी वाला अधिकार जो है वो बंगाल के नवाब भी है। तो दोस्तों हमारे बंगाल जो है प्रांत ये पूरा कंप्लीट हो गया आज से। कल हम बंगाल प्रांत से यानी नवाबों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो कल हम कवर करेंगे, और कल से ही दोस्तों मैसूर राज्य स्टार्ट कर देंगे। तो रिवीजन देखते हैं एक बार फिर से। मीर कासिम 1760 से 1763 तक नवाब रहता है। अंग्रेजों से समझौते कर बंगाल का नवाब बना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी दी। और इसने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन की, बंगाल की सेना को जर्मन पद्धति पर प्रशिक्षित किया और मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना खोला और मुंगेर की बृहद स्तर पर किलेबंदी की। ये कार्य कर रहा था तो अंग्रेजों को प्रॉब्लम हुई कि भाई ये अगर कुछ ना कुछ अगर ये कर रहा है तो हमारे विरुद्ध क्या है, षड्यंत्र रच रहा होगा। फिर इसने क्या किया कि मीर कासिम से युद्ध होता है, कटवा का युद्ध। तो कटवा के युद्ध में मीर कासिम को पराजित किया और मीर कासिम जो है भागकर अवध चला गया और मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना देता है। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को, जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम सेकेंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ते हैं हेक्टर मुनरो। तो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ये लोग पराजित जाते हैं। अब परिणाम क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, मीर कासिम भाग गया और दिल्ली में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है और सुजाउद्दौला शाह आलम सेकेंड से इलाहाबाद की संधि होती है। प्रश्न साफ साफ आता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी या किन के मध्य हुई थी, या प्रथम संधि किन के मध्य हुई थी, द्वितीय संधि किन के मध्य हुई थी। तो ये देखते हैं, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में और प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम के मध्य होती है। इसके प्रावधान क्या थे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो ब्रिटिश को मिली, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी इन्होंने और सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दिए। फिर उसके बाद द्वितीय संधि होती है दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के मध्य। इसमें नवाब पर कंपनी को 50 लाख रुपये जुर्माना, युद्ध जुर्माना लगाया। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को शाह आलम को दिए और अवध में ब्रिटिश सेना की नियुक्ति की और बंगाल में द्वैध शासन भी लगाया। ठीक है, दो तरह के शासन, दीवानी और फौजदारी, ये मैंने बताया आप लोगों को। कल से दोस्तों हम मैसूर राज्य या मैसूर क्षेत्र या मैसूर प्रांत स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है।
जय हिंद।